नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सहसंबंध, कोरिलेशन। सहसंबंध क्या है? कोरिलेशन ये आपके प्रत्येक शिक्षण विषय के अंदर सहसंबंध विधि है, कोर्स के अंदर है। तो आज हम सहसंबंध का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसका इतिहास जानेंगे। सहसंबंध क्या है, सहसंबंध विधि किस प्रकार से शुरू हुई। तो अगर शिक्षा जगत में आप देखें तो सहसंबंध की जो नींव डालने का श्रेय है वो जर्मन शिक्षा शास्त्री J.M. हर्बर्ट, जर्मन शिक्षा शास्त्री J.M. हर्बर्ट और इन्होंने सबसे पहले कोरिलेशन के बारे में बताया कि किस प्रकार से कोरिलेशन किया जा सकता है, एक दूसरे से सहसंबंध किया जा सकता है। इसका अर्थ भी बताने के सहसंबंध का अर्थ क्या है। तो देखिए, इन्होंने आत्मबोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने आत्मबोध सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत का प्रतिपादन करके स्पष्ट किया कि समस्त ज्ञान का विकास तभी संभव हो सकता है जबकि विषयों को सहसंबंधित करके पढ़ाया जाए। और हर्बर्ट के शिष्य जिलर टी, हर्बर्ट के शिष्य थे जिलर टी, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने उस सिद्धांत को, इस आत्मबोध के सिद्धांत को थोड़ा सा संशोधित किया और केंद्रीयकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके शिष्य कौन थे? जिलर टी, हर्बर्ट के शिष्य थे जिलर टी। और उन्होंने इस सिद्धांत को चेंज किया और इसकी जगह उन्होंने कुछ इसमें चेंजेस करके केंद्रीयकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। केंद्रीयकरण प्रस्तुत किया और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि किसी एक शिक्षण, जो विषय हम जिस विषय का अध्ययन करवा रहे हैं, तो उस विषय को केंद्र में रखकर बाकी विषयों को से सहसंबंध करके बाकी विषयों के आधार पर उस विषय को पढ़ाया जाना चाहिए। और जिलर ने इस प्रकार स्पष्ट किया कि हर विषय के साथ सहसंबंध हो सकता है। उस अमुक विषय को केंद्र में रखकर दूसरे विषयों का अध्ययन करवा सकते हैं। इस प्रकार सहसंबंध विधि का प्रतिपादन हुआ। और 20वीं सदी में मनोविज्ञान का जब विकास हुआ तो इस मत की पुष्टि भी हो गई कि मस्तिष्क की जो संपूर्ण सत्ता है वो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अपना अस्तित्व रखकर कार्य करती है। और इस कारण अनेक जो बुद्धि परीक्षण है उससे स्पष्ट हो गया कि बालक का जो मस्तिष्क है वो पृथक पृथक शक्तियों का मिश्रण नहीं वरन एक अविभाज्य शक्ति है। और इस प्रकार बालक को विभिन्न विषयों का पृथक पृथक ज्ञान प्रदान करना भी अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान अविभाज्य है और संपूर्ण ज्ञान को एक साथ उसको प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार सहसंबंध का एक प्रमुख आधार बना। अब हम इसका अर्थ देखेंगे कि सहसंबंध का अर्थ क्या है। सहसंबंध का अर्थ यानी सहसंबंध एक दूसरे से संबंधित करके, परस्पर संबंधित करके, परस्पर संबंधित करना, पारस्परिक संबंधित करके जब एक दूसरे विषय को पढ़ाया जाता है तो उसको सहसंबंध विधि कहा जाता है। और विभिन्न विषयों में जब परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है तो शिक्षा जगत में ये सहसंबंध कहलाता है या समवाय। देखिए सहसंबंध के लिए शब्द समवाय
आजकल यूज किया जाता है समवाय विधि या सहसंबंध। बर्नौट ने कहा है कि सहसंबंध विद्यालय के विभिन्न विषयों को यथासंभव एक विषय से संबंधित करने का प्रयास करता है। बर्नौट ने क्या कहा है कि सहसंबंध जो है वो विद्यालय के जो विभिन्न विषय हैं उसको एक विषय से संबंधित करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा आयोग कहता है कि पाठ्यक्रम में विषय को एक विषय से अलग कर दिया गया है और विभिन्न विषयों में जो पारस्परिक संबंध होता है उसका जरा भी ध्यान नहीं रखा गया। प्रत्येक विषय को एक विषय से अलग नहीं पढ़ाना चाहिए, प्रत्येक विषय को सह संबंधित करके पढ़ाना चाहिए। ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का कहना है। तो इसलिए सह संबंध यानी आप जब एक कोई विषय पढ़ा रहे होते हैं तो दूसरे विषय को संबंधित करना। आप जैसे विज्ञान पढ़ा रहे हैं, किसी चीज की खोज कब हुई तो उसके साथ इतिहास आ गया, कैसे आ गया इतिहास, कब हुई, कैसे हुई, कौन सी शताब्दी में हुई, जैसे इतिहास तो उसका आ ही गया विज्ञान का इतिहास। बहुत सारे आपको पता भी नहीं रहता, सहसंबंध हो भी जाता है और कई बार सहसंबंध करना पड़ता है। जब किसी वैज्ञानिक को वैज्ञानिक की जीवनी पढ़ाई जाती है विज्ञान में तो उसके साथ साहित्य का भी सहसंबंध होता है, उसके साथ इतिहास का भी सहसंबंध होता है, उसके साथ भूगोल का भी, तो अमुक देश का था तो उसके साथ भूगोल का भी सहसंबंध होता है। इस प्रकार से बहुत सारे विषय का सहसंबंध अपने आप ही हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता और कई बार उसको सहसंबंध करना पड़ता है। तो ये हम देखेंगे कि किस प्रकार सहसंबंध होता है, सहसंबंध के उद्देश्य क्या है। अर्थ में आप जान ही गए हो कि विभिन्न विषयों को परस्पर संबंधित, पारस्परिक संबंध स्थापित करना। विभिन्न विषयों में पारस्परिक संबंध स्थापित करना। क्या कहलाता है सहसंबंध। सहसंबंध के उद्देश्य, सहसंबंध किस लिए किया जाता है, इसके क्या उद्देश्य है। सहसंबंध के उद्देश्य देखिए, सबसे पहले तो छात्रों के लिए जो पाठ्यक्रम है उसका बाहर से कम कर दिया जाता है। यदि हम एक दूसरे विषय को सहसंबंध करके पढ़ाएंगे तो छात्रों के पाठ्यक्रम का भार कम, पाठ्यक्रम का भार कम करना। इसी के साथ साथ जो संकीर्ण विशिष्टीकरण है उसके दोषों को दूर करना। यानी विशिष्टीकरण की एक विषय को एक विषय ही रह दिया जाता है, दूसरे विषय उसके साथ नहीं जोड़ा जाता है। विज्ञान को विज्ञान की तरफ पढ़ाओ, साहित्य को साहित्य की तरफ पढ़ाओ, इतिहास को इतिहास की तरफ पढ़ाओ, सामाजिक को समाज विज्ञान की तरफ। तो ये जब हम एक विषय को विशिष्टीकरण कर देते हैं तो उसमें बहुत सारे दोष आ जाते हैं। अगर उसमें साहित्य का सहसंबंध नहीं करेंगे तो मात्रा है वगैरह या किस प्रकार से उसको कहाँ कौन सी भाषा का प्रयोग करना, किस प्रकार करना है, वो सारे दोष आ जाएंगे। इस प्रकार से उसके दोषों को दूर करना और छात्रों यानी विशिष्टीकरण के दोषों को दूर करना। दूसरा है विशिष्टीकरण के दोषों को दूर करना। तीसरा छात्रों के ज्ञान है, छात्रों को जो ज्ञान है वो समग्र रूप में देना, ज्ञान समग्र रूप में देना। समग्र रूप में प्रदान करना। यानी एक साथ ऐसा नहीं कि हम अलग अलग प्रदान कर, समग्र रूप में उसको ज्ञान को प्रदान करना जिससे छात्रों के जो बुद्धि लगती है वो अच्छी हो।
छात्रों के जो श्रम और शक्ति है, समय है, उसकी बचत करता है। श्रम और समय की बचत से की जाती है, क्योंकि समस्त विषयों को एक साथ कोरिलेशन करके पढ़ा जाता है। इससे पाठ रोचक और आकर्षक बनता है, प्रभावपूर्ण बनता है। जब समस्त विषयों का ज्ञान एक साथ होगे, कोरिलेशन करके पढ़ाओगे, तो ज्ञान बहुत ही प्रभावपूर्ण होगा, रोचक बनेगा। ज्ञान को रोचक और प्रभावशाली बनाना। और इसी के साथ साथ छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना। व्यवहारिक ज्ञान इसे मिलता है, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य होता है। और छात्रों का जो एक विषय है, उसके साथ साथ अन्य विषयों का भी ज्ञान प्रदान कर दिया जाता है। और छात्रों की उस विषय की महत्ता बताना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि अमुक विषय की जो महत्ता है वो किस प्रकार की है, और विषय वस्तु की आवश्यकता का बोध कराना। विषय वस्तु की आवश्यकता का बोध कराना, विषय वस्तु की आवश्यकता का बोध, कि विषय वस्तु कितनी महत्वपूर्ण है, ये उससे हम बोध करवा सकते हैं। छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का बाहर, वैसे जब एक साथ पढ़ाएंगे तो छात्रों को पाठ्यक्रम का भार कम हो जाएगा, उसको संकीर्ण विशिष्टीकरण उससे बचेंगे। वो छात्रों के ज्ञान समग्र रूप में दे दिया जाएगा, छात्रों को ज्ञान, छात्रों को की श्रम शक्ति और समय की बचत होगी। जब एक साथ ज्ञान देंगे तो उस पाठ को रोचक और आवश्यक बन जाएगा। इस प्रकार से व्यवहारिक ज्ञान उनको मिलेगा, और भी इस प्रकार के जो विभिन्न जो उद्देश्य हैं इसकी पूर्ति होगी समवाय सहसंबंध के कारण। ये विभिन्न उद्देश्य थे। अब हम लेंगे सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध कितने प्रकार से किया जाता है? सहसंबंध के प्रकार, कितने प्रकार से सहसंबंध किया जाता है? तो देखिए, एक बताएं शीर्षस्थ वर्टिकल, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल शीर्षस्थ, जिसको आप वर्टिकल कह सकते हैं कि वर्टिकल रूप में शीर्षस्थ। दूसरा है अनुप्रस्थीय, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। और तीसरा होता है जीवन से समन्वय। ये तीन तरह से सहसंबंध होता है। सबसे पहले हम लेंगे शीर्षस्थ सहसंबंध। शीर्षस्थ सहसंबंध क्या है? तो देखिए, एक ही विषय के जो विभिन्न अंग हैं उनमें सहसंबंध, उन खंडों में सहसंबंध, एक ही विषय के विभिन्न अंगों में सहसंबंध कर दिया जाता है। जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान, इसके साथ साथ कहीं कोई ऐसा कोई सूत्र आ गया या कोई नियम आ गया जिससे हम विज्ञान को ही, विज्ञान के दूसरे भाग, उसी केमिस्ट्री के दूसरे भाग की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस प्रकार से उसके विभिन्न भाग होते हैं, तो उनमें सहसंबंध दूसरे भाग को सहसंबंध कर दिया जाता है। जैसे हिंदी में हम पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हम किसी कहानी का अध्ययन कर रहे हैं,
वहाँ पर विभिन्न जो कहावतें हैं, मुहावरे हैं, उसका साथ साथ बताना, विलोम साथ साथ बताना, ये एक दूसरे से सेशन, एक ही विषय के विभिन्न अंगों से सेशन वहाँ पर कर दिया जाता है। और इसके अंतर्गत एक विषय के जो विभिन्न अंग और तथ्य हैं उसको जब स्थापित कर दिया जाता है और इस प्रकार के सहसंबंध से छात्रों को पढ़ाया जाता है। जैसे हिस्ट्री में देखते हैं कि जैसे अपन कह सकते हैं कि जैसे मराठा राज्य के जो संस्थापक है शिवाजी, उसको पढ़ाते हुए मराठा शक्ति का अभ्युदय की पूरी जानकारी दे दी शिवाजी को। पाठ तो किसका चल रहा है? शिवाजी का। और पूरे मराठा राज्य के अभ्युदय की जानकारी भी उसको साथ साथ दी। तो वहाँ पर एक ही विषय के विभिन्न अंग और उसको एक साथ पढ़ा दिया। इस प्रकार एक ही विषय के प्रकरण को पढ़ाते समय समग्र उसको दूसरे कुछ अंग की जानकारी दे दी ताकि वो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो जाए और समन्वय भी हो जाए। ये होता है शिक्षा की एक ही विषय के विभिन्न अंगों को। इसी प्रकार से एक होता है अनुपस्थिति है या इसको क्षैतिज कह सकते हैं। क्षैतिज इसमें कई बार एक ही विषय के विभिन्न अंगों के साथ सहसंबंध तो किया जाता है, उसके साथ साथ अन्य विषय के को भी संबंधित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं राजस्थान का इतिहास। अब राजस्थान के इतिहास में हम यहाँ पर देखते हैं कि छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे राजस्थान में। तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। भौगोलिक स्थिति को साथ साथ में पढ़ा दिया कि यहाँ पर इस तरह के रावली पर्वत है, इधर इस तरफ मरुस्थल है, मरुस्थल कितना है, किस प्रकार हुआ, तो वो भूगोल की भी साथ साथ में जानकारी है। यदि एक से दूसरे इतिहास में जब पढ़ते हैं कि आप छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, इस प्रकार के ये राज्य था, ये जयपुर राज्य था, बीकानेर राज्य था, उधर उदयपुर राज्य था, तो ये सारे के सारे छोटे छोटे क्या थे। तो उसके साथ साथ भूगोल की जानकारी दी थी, यहाँ की किस प्रकार का भूगोल यहाँ का था, इसलिए छोटे छोटे, तो इतिहास के साथ भूगोल का सहसंबंध हो गया। इस प्रकार से एक दूसरे से सहसंबंध। अब इसमें कई बार क्या होता है कि एक दूसरे विषय के साथ सहसंबंध। अब इसमें अनुपस्थिति जो क्षैतिज जो सहसंबंध है, इसके भी कुछ प्रकार। एक तो है कभी कभी आकस्मिक रूप से सहसंबंध हो जाता है। कई बार आकस्मिक रूप से सहसंबंध अपने आप ही हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। और दूसरा नियोजित रूप से, शिक्षक नियोजित तरीके से उसको पता होता है कि हाँ मुझे इस विषय को पढ़ा रहा हूँ तो अमुक विषय का इसमें सहसंबंध करना है, वो नियोजित तरीके से सहसंबंध। एक आकस्मिक इसमें है, आकस्मिक और दूसरा है नियोजित। दूसरा होता है नियोजित। आकस्मिक और नियोजित, यानी आकस्मिक क्या होता है कि जैसे कोई एक विषय है, उसको पूर्व योजना तो नहीं बनाई, लेकिन उस बिंदु पर इस प्रकार की कोई बात आ गई तो आकस्मिक रूप से उसका सहसंबंध हो गया। और नियोजित, जब कैसे एक प्रकरण का अध्ययन चल रहा है तो नियोजित तरीके से दूसरे विषय को उसमें ऐड करना, वो होता है। जैसे मान लीजिए हम इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर उस समय के जो कवि हैं जिसने पृथ्वीराज पर लिखा है, उन कवियों के बारे में भी पढ़ा देना। नियोजित तरीके से सहसंबंध स्थापित होता है। एक है जीवन से सहसंबंध। जीवन से सहसंबंध की जीवन से सहसंबंध किस प्रकार होता है?
विषय को पढ़ाते हुए जीवन से संबंधित कर देना, जीवन की कोई घटनाओं से संबंधित कर देना, जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ना है उससे संबंधित कर देना, ये होता है जीवन से संबंधित। तो विभिन्न प्रकार से सहसंबंध कर दिया जाता है और उसके साथ साथ उसको सहसंबंध को पढ़ाया जाता है, सहसंबंध विधि से पढ़ाया जाता है। इस प्रकार ये आपके सहसंबंध का टॉपिक था। थैंक यू, धन्यवाद।